सो वेलकम गाइस। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं यूएस टैक्सेशन ऑफ अमेरिका के टैक्सेशन के बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर को हम यहां पर समझने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपने टैक्स के बेसिक्स को ही बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया ना, तब जाकर आपको बहुत अच्छे से मास्टरी अचीव कर पाएंगे आप यूएस टैक्सेशन में। तो हम एक सीरीज में यूएस टैक्सेशन के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, जिसमें पहला लेक्चर है टैक्स स्ट्रक्चर इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमेरिका में चलता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर आप ज्यादा अर्निंग करेंगे तो आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट का कि वो रिच पीपल से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है और उस टैक्स को पब्लिक वेलफेयर में यूज करती है। और अगर आप इनकम कम कमाते हैं तो आपसे टैक्स भी कम लिया जाएगा। जैसे इंडिया में भी तो ऐसे ही होता है। इंडिया का स्लैब रेट क्या है आज की डेट में? अगर आपने 3 लाख रुपीज तक कमाया तो नो टैक्स, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है आपको। 3 लाख के ऊपर जाते हैं तो आपके ऊपर 5% की रेट होती है, फिर 10% की रेट होती है। तो एक स्लैब बना होता है। तो इसी तरीके से अमेरिका भी किसके ऊपर काम करता है? प्रोग्रेसिव, हायर टैक्स रेट ऑन हायर लेवल ऑफ इनकम। इन द यूनाइटेड स्टेट द फेडरल इंडिविजुअल इनकम टैक्स इज 10 to 37। मतलब जो लोएस्ट रेट है इनकम टैक्स का वो 10% है, और जो हाईएस्ट ब्रैकेट है वो आपका 37% है। तो इसका मतलब सर, जितनी ज्यादा इनकम कमाएंगे उतना ज्यादा हमें अगर टैक्स देना है। उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। सिमिलरली इंडिया में भी यही कॉन्सेप्ट है। तो सर वहां के स्लैब रेट कैसे हैं? तो देखिए, अमेरिका में एक इंडिविजुअल को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करें सिंगल टैक्स फाइलर। मतलब एक व्यक्ति है, वो मैरिड नहीं है, लेकिन और वो अपना सिंगल के रूप में रिटर्न फाइल कर रहा है। एक है मैरिड इंडिविजुअल फाइलिंग ज्वाइंटली, और एक है हेड ऑफ द हाउस होल्ड। आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, तीनों के बीच में मैंने डिफरेंस बताया है। तो इंडिविजुअल अगर $0 से $11,600 तक अर्न करता है, मतलब आपने जहां 11,600 कमाया, आपके ऊपर 10% का टैक्स है। अगर आप सिंगल हैं, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है, तो ये डबल हो जाता है 23,000, और हेड ऑफ द हाउस होल्ड के लिए 16,550। हेड ऑफ द हाउस होल्ड में जनरली ऐसे पर्सन आते हैं जो डाइवोर्स हो चुके हैं और जो अपने स्पाउस से अलग रह रहे हैं, या जो अनमेरिड हैं, जिन्होंने कभी शादी नहीं करी। उसको हम क्या करते हैं, इसकी कुछ कंडीशन है, वो अलग लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सर फॉर मैरिड इंडिविजुअल फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए 23,000, और जैसे ही इनकम 11,000 के 11,600 के ब्रैकेट के ऊपर पहुंचती है 47,150, तो टैक्स रेट क्या हो जाता है? 12%। और देखिए, अगर नीचे आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, 6,09,350 या उससे ज्यादा है तो 37। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके ऊपर इनकम टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। अब इंडिया में तो इस प्रकार का कोई बाइफर्केशन नहीं है, सिंगल मैरिड। यहां पर बाइफर्केशन है सिंगल, और फॉर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, हेड ऑफ द हाउस होल्ड। तो सर जैसे जैसे टैक्स की रेट बढ़ी, वैसे वैसे इनकम टैक्स रेट बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉर्पोरेशन। अब देखिए, इंडिविजुअल के अलावा भी तो आपका टैक्स का स्टेटस हो सकता है ना। अगर आप कंपनी बना रहे हैं, आगे हम पार्टनरशिप को भी समझेंगे। मैंने इंडिविजुअल के बाद किसको कवर किया है? कंपनीज को। तो कंपनी के दो क्लासिफिकेशन है, एक होगा आपका सी कॉर्पोरेशन और एक होगा आपका एस कॉर्पोरेशन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सर? सबसे पहले तो एस कॉर्पोरेशन मतलब एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 100 से कम शेयर होल्डर हैं, विद 100 और फ्यूअर एलिजिबल शेयर होल्डर। तो अगर एक छोटी कंपनी है वो एस कॉर्पोरेशन, और अगर बड़ी कंपनी है उसको हम बोल रहे हैं सी कॉर्पोरेशन। अब सर दोनों में टैक्स रेट में क्या डिफरेंस है? तो जो सी कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर 21% फ्लैट रेट। यहां पर क्या है, सीधे जो भी इनकम कमाएंगे उसके ऊपर कंपनी को 21% का टैक्स पे करना है। आपको शायद जानकर हैरानी हो,
एस कॉर्पोरेशन को टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ये टैक्स फ्री होती है। आप बोलोगे सर टैक्स फ्री, बेटा इसको मिलता है पास थ्रू स्टेटस। अब पास थ्रू स्टेटस क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा सा। पास थ्रू स्टेटस को हमने समझना है। जैसे ये एस कॉर्पोरेशन, ठीक है, एस कॉर्पोरेशन इन्होंने एक साल में $10,000 कमाया, है ना। अब इस कंपनी में 3 शेयर होल्डर है, मान के चलिए तीनों का शेयर इक्वली है, तो इसको हम थोड़ा राउंड फिगर में आ जाए इसलिए थोड़ा सा $1,20,000 ले लेते हैं। ये किसने कमाया, एस कॉर्पोरेशन, और इसके 3 शेयर होल्डर ए, बी और सी। तो एस कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं भरेगी, ये जो प्रॉफिट है इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो तीनों के हिस्से में कितना आ गया, इसका आ गया 40,000, है ना, 40,000। तो इसके ऊपर टैक्स किसने भरना है, इन इंडिविजुअल शेयर होल्डर ने, यहां पर नो टैक्स। तो जब ये अपना इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल करेंगे जो कि होगा फॉर्म नंबर 1040, तो ध्यान रखिए एस कॉर्पोरेशन जो है वो टैक्स नहीं पे करती है, उसके शेयर होल्डर को पे करना पड़ता। तो 120 कमाया, 120 में तीनों का हिस्सा हमने इक्वल मान लिया, तो तीनों को 40,000 पर क्या करना पड़ेगा, 1040 फॉर्म नंबर होता है इंडिविजुअल के लिए, उसके ऊपर टैक्स। क्योंकि यहां पर उन्होंने जो टैक्स को क्या कर दिया है, पास ऑन कर दिया, यही है एस कॉर्पोरेशन। तो जो हम पढ़ रहे थे, एस कॉर्पोरेशन एलिजिबल शेयर होल्डर नन ऑफ whom may be corporation that meet certain other condition। तो कुछ और कंडीशन भी हैं एस कॉर्पोरेशन बनाने की, लेकिन अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। सर बेसिक स्ट्रक्चर में एक बात हमको समझ में आ गई कि एस कॉर्पोरेशन को टैक्स नहीं पे करना पड़ता, वो अपने टैक्स का बर्डन पास ऑन कर। सी कॉर्पोरेशन को टैक्स का बर्डन खुद के ऊपर भी आता है और शेयर होल्डर के ऊपर भी आता है। अब आप यहां पर डबल टैक्सेशन लग जाता है। सर कैसे डबल टैक्सेशन लग जाता है, सबसे पहले समझिए कि जो सी कॉर्पोरेशन है जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसके ऊपर 21% का टैक्स पे करेगी। आगे समझते हैं डबल टैक्सेशन का। जैसे ये सी कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसने कमाया 1,20,000, इसको 21% से टैक्स देना पड़ेगा। तो 1,21% का जो भी निकालेंगे आप, उसके ऊपर टैक्स कौन पे कर देगा, सी। अब क्योंकि ये प्रॉफिट था, ठीक है, अल्टीमेटली सी कॉर्पोरेशन क्या करेगी, इस प्रॉफिट को क्या कर देगी सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। डिस्ट्रीब्यूशन टू किसको, टू शेयर होल्डर। सर शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब लेट से इसके भी वो 3 ही शेयर होल्डर थे, वही ए, बी और सी, और तीनों के हिस्से में 40K आ गया। तो ध्यान रखिए ये 40,000 के ऊपर टैक्स किसको भरना पड़ेगा, क्योंकि इनको सी कॉर्पोरेशन से शेयर होल्डर को क्या मिला है, प्रॉफिट, मतलब डिविडेंड। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, डिविडेंड। ये क्या मिला है इनको, डिविडेंड। तो एक ही इनकम के ऊपर पहले सी कॉर्पोरेशन ने भी टैक्स पे किया 120 के ऊपर 21%, और जब इस 120 को अपने शेयर होल्डर को बांट दिया तो शेयर होल्डर ने अपनी इंडिविजुअल इनकम में डिविडेंड जो मिला है उसके ऊपर इन्होंने टैक्स दिया है। तो सर सी कॉर्पोरेशन को एक डिसएडवांटेज है कि एक तो इन्हें फ्लैट रेट से टैक्स पे करना पड़ता है, और उसके बाद जो शेयर होल्डर डिविडेंड रिसीव करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स किसको भरना पड़ता है, शेयर होल्डर को भी क्या करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है। तो सर दो तरीके समझे, एस कॉर्पोरेशन और सी कॉर्प। अब एस कॉर्पोरेशन की पूरी कंडीशन को समझेंगे, लेकिन बेटा बेसिक के ऊपर स्ट्रांग होना चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए। एस कॉर्पोरेशन पास थ्रू स्टेटस, यहां पर कोई पास थ्रू स्टेटस नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं
टैक्सेबल इनकम वर्सेस नॉन टैक्सेबल इनकम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्ड क्या लिखा है? टैक्सेबल वर्सेस नॉन टैक्सेबल। देखिए इनकम टैक्स जो है वो बहुत ही सेल्फिश एक्ट है। क्या है सेल्फिश? उन्होंने डेफिनेशन दे दी, जनरली अमाउंट इंक्लूडेड इन योर इनकम इज टैक्सेबल, मतलब हर प्रकार की इनकम टैक्सेबल होती है। क्या लिखा है? ये जनरली वर्ड के ऊपर बड़ा ध्यान देना। जनरली अमाउंट इंक्लूडेड इन योर इनकम इज टैक्सेबल अनलेस इट इज स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड बाय लॉ। मतलब इनकम टैक्स में कोड चलते हैं जिसको बोलते हैं आईआरसी, इंटरनल रेवेन्यू कोड। अगर स्पेसिफिकली कोड में कोई बात मेंशन है कि ये वाली इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना, तो उसको एग्जाम बोलेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार की इनकम के ऊपर टैक्स देना। इसका मतलब आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको एक ब्रीफकेस मिलता है, उसके अंदर $10,000 है, आपने रख लिए और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया कि आपको तो सड़क के ऊपर $10,000 मिले थे, कि उसके ऊपर भी वो क्या ले लेगी? टैक्स ली। तो उन्होंने क्या बोला? जनरली अमाउंट इंक्लूडेड इन योर इनकम इज टैक्सेबल अनलेस इट इज specifically exempted by law. Income that is taxable must be reported on your return and it is subject to tax. और एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, इनकम दैट इज नॉन टैक्सेबल मे हैव टू बी शोन ऑन योर टैक्स रिटर्न बट इट इज नॉट टैक्स। मतलब सर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तो एग्जम्प्टेड इनकम एज वेल एज टैक्सेबल इनकम दोनों को शो करना पड़ेगा। नॉन टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। सर नॉन टैक्सेबल इनकम की एग्जांपल, जैसे एलिमनी मनी एक एग्जांपल दिया। अगर हस्बैंड और वाइफ का डाइवोर्स हो जाता है और हस्बैंड अपनी वाइफ को एलिमनी मनी देता है आफ्टर 2018, तो जो भी वाइफ वो पैसा रिसीव करेगी वो उसकी इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली सेक्शन में बोल दिया गया कि वो नॉन टैक्सेबल। तो एलिमनी मनी नॉन टैक्सेबल। सर बच्चों की देखरेख के लिए पैसा दिया, हस्बैंड वाइफ का तलाक हो गया, हस्बैंड ने बोला कि अपने बच्चे उनके टेक केयर के लिए मैं आपको $20,000 पर मंथ पे करूंगा, कोई टैक्स नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली बोला नॉन टैक्स। सर इनहेरिटेंस या गिफ्ट में आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है, पुश्तैनी कोई आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलता है, आपको हेल्थ केयर बेनिफिट मिलते हैं कंपनी की तरफ से, आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है कि, या आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करता है कि यार आपने बच्चा अडॉप्ट किया है, आप यूएस में सोशल वेलफेयर कर रहे हो, तो आपको जो भी पेमेंट मिल रहा है। तो जितने भी वेलफेयर पेमेंट है सबकी अलग अलग कैटेगरीज बनी। तो सर स्पेसिफिकली जो चीज मेंशन है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा सारी की सारी इनकम के ऊपर हम क्या कलेक्ट करेंगे? टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब हम अगले सेगमेंट में जो बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखिए एक कंट्री की पॉलिसी हो सकती कि हम टैक्स तो लगाएं, लेकिन क्या हर व्यक्ति से टैक्स ले लें? एक छोटा सा पर्सन या केवल वो $5,000 अर्न कर रहा है, वो अपने टेक केयर में ये खर्चा कर दे, तो क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स मांग ले? तो गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक अमाउंट क्या कर दिया है? सेट कर दिया, डॉलर अमाउंट दैट IRS लेट यू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम योर एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। तो जो आपकी ग्रॉस इनकम होगी, जो ग्रॉस इनकम होगी उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे इंडिया में भी तो 2.5 लाख, अभी पहले 2.5 लाख थी, अब शायद 3 लाख हो गई। कोई पर्सन 3 लाख कमाता है तो क्या उससे टैक्स ले लेते हैं? तो ऐसे ही एक स्टैंडर्ड अमाउंट आपकी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में से सब्सट्रैक्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब सर टैक्स नहीं लेंगे, तो उसकी लिमिट है 2023 में अगर आप 13,850 तक कमाते हो, 13,850 तक कमाते हो, तो आपका मतलब आपने लेट से $14,000 कमाया है, तो वो क्या बोलेंगे? 13,850 माइनस कर दो, 150 के ऊपर क्या दे दो? टैक्स रेट। तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेकिन अगर आप क्या हैं? स्टेटस सिंगल फाइलिंग, सिंगल मेरिट फाइलिंग सेपरेटली, तो सिंगल हैं और मेरिट फाइलिंग सेपरेटली, सर दोनों फाइल करते हैं तो 27,000, और अगर हेड ऑफ द हाउस होल्ड है तो सर ये हो गया स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड इज ए फिक्स अमाउंट। इंडिया में $3 लाख तक टैक्स नहीं भरना होता है। तो अगर किसी ने 4 लाख कमाया है, अभी मैं रिबेट को नहीं ले रहा हूं, तो 3 लाख आप क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं ना, 1 लाख के ऊपर टैक्स भरते हैं ना। तो ऐसे ही ये जो लिमिट है
13,850 सिंगल मेरिट फाइलिंग सेपरेटली के लिए क्या है, स्टैंडर्ड फिक्स अमाउंट। यहां तक तो टैक्स देना ही नहीं है सर, मतलब 13,850 के ऊपर ही आपको क्या देना है, टैक्स देना है। आगे बढ़े, अब एक होता है आइटमाइज डिडक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आइटमाइज का मतलब होता है गवर्नमेंट चाहती है कि आप कुछ एक्सपेंडिचर अगर कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसकी हम आपको डिडक्शन दे दें। तो आइटमाइज है एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या है आइटमाइज डिडक्शन अलाउ इंडिविजुअल, तो सबसे पहली बात सर केवल इंडिविजुअल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइटमाइज कॉर्पोरेशन को नहीं मिलेगा, कंपनीज को नहीं मिलेगा, केवल किसको मिलेगा, इंडिविजुअल। सब्जेक्ट डेजिग्नेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम दी टैक्सेबल इनकम। ध्यान रखिए, या तो आप आइटमाइज ले सकते हैं या आप स्टैंडर्ड, दोनों में से जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है। या ये कहें आइटमाइज मतलब एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जो अगर आपने किया तो आपको इनकम में से माइनस हो जाएगा। लेकिन एक कंसेप्ट है यहां पर आइटमाइज और स्टैंडर्ड डिडक्शन, विच एवर इज हायर उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे कि समझाएंगे, आपने होम लोन ले रखा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया, लेट से $20,000, ठीक है सर। आपकी ग्रॉस इनकम थी $30,000, तो यहां से 13,850 माइनस करूं या 20 करूं, आप बताइए। तो सर आप ही ने तो बोला आइटमाइज और स्टैंडर्ड डिडक्शन विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं 13,850 की जगह क्या कर लूंगा, लेकिन ये एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसका डॉक्यूमेंट मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं यहां से 30,000 में से 20,000 को क्या करता हूं, माइनस करता हूं, बचा 10,000। इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स। तो सर वो लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, वो लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है आपने लोन लिया है होम के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर दो। आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट किया है, वो माइनस कर सकते हैं। चैरिटेबल डोनेशन ले रहे हैं, वो माइनस कर सकते हैं। कोई कैजुअलिटी लॉस आपके यहाँ चोरी हो गई, उसकी भी डिडक्शन देना आइटमाइज, आपको प्रूफ करना पड़ेगा चोरी हुई। आपने कोई प्रीमियम पे किया है या कोई मेंटल नहीं, मेडिकल और डेंटल एक्सपेंसेस किए हैं, तो ये आइटमाइज। तो सर स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज दोनों में से जो ज्यादा होता है उसका हम क्या ले लेते हैं, बेनिफिट क्लेम कर लें। आगे बढ़ते हैं, अब एक और कॉन्सेप्ट हमने समझना है जिसको हम बोल रहे हैं टैक्स क्रेडिट। देखिए टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 40,000 की इनकम कमाई, आपने 15,000 का आइटमाइज क्लेम कर लिया, 25,000 आपकी इनकम हो गई। इस 25,000 के ऊपर लेट से आपको 10% टैक्स देना है, तो कितना बना 25। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है, 25,000 का 10%। कुछ क्रेडिट ऐसी होगी जो आपको टैक्स में से माइनस कर दिया जाएगा। जैसे यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि आप आपके बच्चों को पढ़ाएं, तो उन्होंने बोल दिया चाइल्ड टैक्स क्रेडिट या अमेरिकन टैक्स क्रेडिट, बहुत सारी क्रेडिट्स पढ़ेंगे। तो लेट से आपको क्रेडिट मिल गई $1,000, तो टैक्स में से जो माइनस होता तो ये आपका नेट टैक्स कितना होगा। तो सर जो टैक्स क्रेडिट होती है वो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी में से माइनस होता है, तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल। और एक होती है रिफंडेबल। रिफंडेबल का मतलब समझिए और नॉन रिफंडेबल। आपका सर यहां पे टैक्स बना था 2500, अगर क्रेडिट 3500 हो तो नेगेटिव तो जा नहीं सकता, 1000 आपको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। $1,000 आपको रिफंड मिल सकता है, उसको हम बोलते हैं रिफंडेबल। तो रिफंडेबल तब आता है जब वो क्रेडिट का अमाउंट आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हो। सर अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो बेटा 2500 में से 25 माइनस करो, बाकी 1000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और उसको आप नेक्स्ट ईयर में क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। तो आपको टैक्स स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन, आइटमाइज, क्रेडिट, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे। ये सारी चीजें चाहे आप पार्ट 1 पढ़ें, पार्ट 2 पढ़ें और पार्ट 3 पढ़ें, सभी जगह काम आने वाली। और सबसे अच्छी बात, जब आप यूएस टैक्सेशन की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे ना,
वहां पर भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब बेसिक लेवल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इनरोल्ड एजेंट की एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें।